जय हिंद। एक ज़माने से आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय भैया से मैं वक्त मांग रहा हूं, उनसे एक लंबा इंटरव्यू करने के लिए। और आज वो घड़ी और वो वक्त आज आ गया कि आज उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत मुश्किल सवाल मैं आज उनके सामने लेकर के आया हूँ, लेकिन उन्हीं मुश्किल सवालों में थोड़ा सा वक्त हमारा जो है अंताक्षरी में गुजरेगा। थोड़ा सा वक्त उनके साथ हंसी मजाक भी होगी, कुछ बचपन की बातें होंगी, कुछ दोस्तों की बातें होंगी, कुछ पिताजी की बातें होंगी, कुछ माँ की डांट होगी, पापा की नसीहतें होंगी, इन पर भी बातें करेंगे। तो आप देखते रहिए आर्ट एंड कल्चरल विंग एंड आम आदमी पार्टी के इस पेज पे बहुत खास इंटरव्यू आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आज हमारी बातें होंगी संजय भैया के साथ में। आइए। तो पहले ही सवाल जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस वक्त जो है आम का सीज़न है, तो पहले ही सवाल मेरा ये है कि आप आम काट कर खाते हैं या ठूस कर खाते हैं, वरना हम नाराज़ हो जाएगा अगर या सवाल मोदी जी से पूछिए, वो बता पाएंगे कि चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। आपके अंदर जो फकीरी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, देखिए, किसी भी गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि पब्लिक जो है वो सब कुछ देखती है, सही निर्णायक वही है। जी जी। अपने आप से मैं फ़कीर बनूं, अपने आप से मैं अमीर बनूं, उसका कोई मतलब नहीं है। जो मैं हूँ वो बिल्कुल साफ तौर पे है और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खुली किताब की तरह है। जी जी। ज़िंदगी में ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करने का संकल्प है और वही काम कर रहा हूँ। चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार जीवन में कभी न किया, न करूँगा। और फ़कीर बहुत बड़ा शब्द होता है। जी। फ़कीर बनना इतना आसान काम ये लफ्ज़ तो है बहुत भारी। हाँ, तो ये ज़बरदस्ती किसी को फ़कीर बना दें, किसी को देवता बना दें, किसी को भगवान बना दें, वो ठीक है। हम लोग एक सामान्य इंसान हैं। जी। अच्छा, कल ही फादर्स डे गुजरा है। अगर कोई पिताजी की कोई एक नसीहत जो आपको आपने गांठ बांध ली हो। देखिए, हमारे पिताजी शिक्षक रहे और अभी भी जब भी किसी मुसीबत, किसी परेशानी में देखते हैं तो फ़ोन करके किसी न किसी बहाने अपनी राय और सलाह देते हैं। एक बात ज़रूर स्पष्ट तौर पे हमने अपने परिवार से, घर से, पिताजी से सीखी है कि जिस काम को करिए लगन से करिए, मेहनत से करिए और ईमानदारी से करिए। क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ ईमानदारी से नहीं रहेंगे या जिस प्रोफेशन में हैं उसमें अपना पूरा डिवोशन नहीं कर देंगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। तो अगर कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है तो मेहनत करनी है। और आप सोचिए कि इस समय उनकी कम से कम 75 वर्ष की आयु होगी, लेकिन डेली वो गांव जाते हैं, खेती देखते हैं और बड़े परिश्रम से हम लोगों को पाला पोसा हुआ। अच्छा, बचपन हमारा जो गुजरता है उसमें जो पिताजी का, वालिद साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनसे हम बहुत डरते हैं। लेकिन अगर वो डराते ज़रूर हैं लेकिन मारती हमेशा माएँ हैं। तो माँ की कोई नहीं, हमारे केस में उल्टा है। अच्छा। हमारे केस में एकदम उल्टा है। माताजी हमारी शायद इतना बड़ा मैं हो गया, एक आध बार कभी बहुत नाराज हुई होंगी तो एक आध थप्पड़ मारा होगा, मुझे कभी याद नहीं है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये था कि पिताजी नाराज होते थे तो मार पीट दिए, बिगड़ दिए, तो उससे हम लोग एक आदी हो गए थे कि चलो कभी नाराज होंगे तो मार पीट देंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन माताजी का हमारे बिल्कुल उल्टा था कि अगर वो कोई बात कहती थी तो वो हम लोगों को बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल उतर जाती थी, इसलिए कि वो बहुत कम बोलना और जब भी कोई बात कहना तो वो लगता था कि नहीं, अगर माताजी ने इस बात को कह दिया है तो इसको हम लोगों को पालन करना, अमल करना ही करना है। अच्छा, फिल्में, खासतौर से फिल्में अब समाज का आईना होती हैं और हमारे हिंदुस्तान में फिल्मों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत असर करती है ज़िंदगी में। तो आपकी ज़िंदगी में 2 फिल्में अपनी हिंदी सिनेमा की कौन सी हैं जिन्होंने आप पे बहुत असर किया? देखिए, फिल्में देखने का बहुत शौक़ है मुझे और ऐसे अचानक तो याद करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी फिल्में मैंने देखी हैं। हाँ। लेकिन थिएटर में पहली फिल्म कौन सी देखी थी आपने? थिएटर में पहली फिल्म मैंने देखी थी सिलसिला, अमिताभ बच्चन। अच्छा। जितना मुझे याद आ रहा है। तो पिक्चरें देखने का दिलीप कुमार जी का रोल मुझे बहुत पसंद है और अमिताभ बच्चन
तो इन लोगों की फिल्में तो मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ता था। बाकी फिल्में बहुत देखी है मैंने। तो आपने आखिरी फिल्म थिएटर में कौन सी देखी? आखिरी फिल्म लॉकडाउन के पहले देखी थी। ऐसी ही है, मतलब मुझे ठीक से याद भी नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए, अगर हम कुछ हमें चूज करना हो, हमें कोई एक हमें चूज करना हो, जैसे मैं अगर बात करूं कि लगान या चक दे। बहुत मुश्किल है, लेकिन चक दे मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। चक दे इंडिया। शाहरुख या अक्षय? शाहरुख खान। शाहरुख खान। मोदी जी या राहुल गांधी जी? अब इसमें मैं कुछ इस पे जंप मारेंगे। इस पे जंप मारेंगे। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें जो जहन में हमेशा हो जाता है ना, कि एक कोई पिक्चर होती है, कोई सीन होता है जो हमेशा आपके जहन में बस जाता है। तो संघर्ष के दौर में जो आंदोलन का आपका वक्त रहा, आपने बहुत ब्लड डोनेशन कैंप करवाया, आपने सुल्तानपुर के लिए बहुत काम किया, रेडी पटरी वालों के लिए बहुत काम किया, कोई एक सीन जो, कोई एक ऐसा मंजर जो आपके जहन में एकदम हमेशा जो है घूम जाता हो अक्सर? देखिए, मैं रेडी पटरी वालों के लिए 16 साल तक लड़ाई लड़ता रहा और उनके लिए बहुत संघर्ष किया। कई बार लाठियाँ खाई, जेल गया। तो एक बार मुझे याद है कि ठीक जो हमारे शहर की कोतवाली थी उसके सामने जो लोग दुकानें लगाते थे फुटपाथ पे, उन लोगों को उजाड़ने के लिए पुलिस वाले आ गए। और वहाँ एसडीएम से मेरी बहस होने लगी, ये कह के कि भाई अगर आपको इनको हटाना है तो 13 फीट तहसील की बाउंड्री जो है वो भी अतिक्रमण में है, तो उसको भी हटाइए आप। तो ये कह के बातचीत होने लगी और फिर अचानक उन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर किया। और मेरी माता जी ने एक मोबाइल खरीद के मुझे दिया था, तो इसी जेब में था। तो लाठियाँ जब पड़ी तो मोबाइल पड़ गया, मोबाइल टूट गया। और फिर हम लोग कोतवाली में ले जाए गए, फिर मुझे जेल भेज दिया गया। तो हफ्ते भर करीब जेल में रहा, फिर छूट के आया। और जब छूट के आया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कम से कम 20,000 लोग सड़कों में थे। और पुलिस प्रशासन के लोग बिल्कुल उस दिन हाथ जोड़ रहे थे कि आप जरा सा भी इशारा कर देंगे तो शहर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने सबको संयमित किया। मैंने कहा नहीं, हमारा काम हिंसा करना नहीं है। और हम डॉक्टर लोहिया को मानने वाले हैं, हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मानने वाले हैं, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानने वाले हैं। और हमारा नारा है, मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। तो हम मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन अपनी जो सही बात है उसके लिए हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे लोकतांत्रिक ढंग से। इस देश में हमें अधिकार मिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में हमें लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहने की, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की आज़ादी में दी। तो फिर उसके बाद कई दिनों तक तो मैंने घर में बताया नहीं कि वो मोबाइल क्या हुआ। और फिर माता जी ने फिर एक बार पूछा हमसे कि भाई वो तुम्हारे पास मोबाइल था तो दिख नहीं रहा है। तो मुझे उनको पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ी कि ऐसे ऐसे लाठी चार्ज हुआ और उसमें मोबाइल टूट गया। तो ऐसे बहुत सारे जीवन के क्षण हैं। बहुत बार जेल की यात्रा हुई। एक बार कोका कोला के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, तो बनारस में, उसमें भी काफ़ी घसीट के पीटा गया, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। फिर दिल्ली में जब गए तो वहाँ पे भी आंदोलनों में कई बार हम लोगों को लाठी चार्ज हुआ। और तो मतलब कई सारे ऐसे वो हैं जो जहन में हमेशा ताज़ा रहते हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर जज्बा है तो इन चीज़ों से बहुत डर नहीं लगता। शुरू में ज़रूर भय लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपके अंदर से हौसला बढ़ता है कि भाई हम कोई अपने लिए नहीं, किसी गलत काम के लिए नहीं, बिल्कुल जायज़ चीज़ों के लिए लड़ रहा है। और इसके लिए जो भी झेलना पड़ेगा झेला। मतलब ये डर हौसला में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। जब मुझे याद है कि हमारे एक दोस्त हैं शोहरत अली जी, जब हम लोग कोतवाली में बैठाए गए तो उन्होंने कहा कि साहब बताइए, और आपको जो है वो जेल में रहना पड़ रहा है या यहाँ कोतवाली में। तो मैंने कहा भाई कोई अपराध करके अगर यहाँ आओ तब गलत है। अगर हमने रेडी पटरी वालों के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें लाठियाँ खाई और उसमें जेल आना पड़े और उसमें कोतवाली में बैठाया जाए, तो खुशी की बात, उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो वो कन्विंस हुए मेरे पास।
अच्छा, दोस्तों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हर चीज़ में। जब इंसान कोई तरक्की करता है तो दोस्त बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा तंज भी करते हैं, पीछे भी लाते हैं, लेकिन वही तंज करना कभी कभी चार्जअप बूस्टअप भी करता है। तो दो आपके दोस्त वो कौन से हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी की सारी बातें शेयर करते हैं, या रोज़ भी मतलब थोड़ा सा वक्त निकालते हैं उनसे ज़रूर टच में आते हैं कि हाँ थोड़ी सी बात नहीं करें? नहीं, तो हमारे शुरू के साथी हैं, अशोक सिंह हैं, मासूक अली हैं, इन्हीं दोनों लोगों से अक्सर बातचीत भी होती है। और रोज जो आप कह रहे हैं तंज कसने वाला, हाँ। झगड़ा करने वाला, वो रिश्ता जो है वो इन लोगों से वो शुरू गायब से हो बचपन से, हम्म, 8वीं से 7वीं से। तो 7वीं का मतलब आप समझ लीजिए कि करीब करीब 30-35 साल की दोस्ती हम लोग की होगी। तो उनका भी आम आदमी पार्टी से कुछ इन्वॉल्वमेंट है या पॉलिटिक्स के से नहीं, अलग? पॉलिटिक्स से उन लोगों का कोई इन्वॉल्व कोई दूर दूर तक कोई इन्वॉल्व। हम्म, वो लोग अपना नौकरी पेशा वाले लोग हैं, मैं अपनी राजनीति में हूँ। लेकिन जैसे जो आपने कहा ना कि बेबाक होके कोई आदमी आपसे कुछ तभी कहे। कुछ बोल सकता है जब उसका किसी भी प्रकार से आपका स्वार्थ का रिश्ता ना हो, रिश्ता। बल्कि एक गहरी दोस्ती का हाँ, रिश्ता। ये आपसे जब भी आपका जिक्र आता है, कभी भी वैशाली जी से भी कभी बातें आपकी होती हैं, और जब से मैंने आम आदमी पार्टी से, पहले तो मैं इसकी विचारधारा से एक ज़माने से मैं मुतासिर हूँ, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी के लोगों के टच में है, आपका जब भी जिक्र आता है तो आपकी सिंगिंग का तज़किरा ज़रूर होता है। तो आपके जो फेवरेट सिंगर है वो किशोर दा हैं या रफ़ी साहब हैं? नहीं, किशोरदा है। तो किशोर दा के अगर मैं कुछ गाने मैं गुनगुनाऊँ तो हमारी आपकी अंताक्षरी तो होना बनता है। तो शुरू आप करेंगे या मैं? आप शुरू कीजिए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। हाँ साहब। हाँ सर। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। क्या बात है। ज़्यादा गाने हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन कोई एक मैसेज उत्तर प्रदेश के लोगों को कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, रोज़ जो है एक इनकलाब आता है, एक आंदोलन शुरू होता है, तो इसमें वो किस तरह से आप उत्तर प्रदेश के लोगों को चाहते हैं कि वो शामिल हों, क्या कंट्रीब्यूशन उनका होना चाहिए? देखिए, पिछले 10-11 महीनों से आम आदमी पार्टी की सक्रियता उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है, और इसके दो बड़े फायदे नज़र आए। पहला तो ये कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इसकी चर्चा हम लोग खूब कर पाए उत्तर प्रदेश में, और लोगों में एक आकर्षण बढ़ा कि केजरीवाल साहब का जो दिल्ली का मॉडल है वो यूपी में भी लागू होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, संघर्ष के जरिए जिस तरह से हमारे सारे विंग्स के लोगों ने, तमाम हमारे नेताओं ने लाठियां खाई, जेल गए, और हर मुद्दे पे हम लोगों ने आवाज़ उठाई, उससे एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी की पहचान उत्तर प्रदेश में बन गई। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी, ये भी सबके दिमाग में स्थापित हुआ है। और जो इसका नतीजा है, चुनावी परिणाम के रूप में अगर आप देखेंगे तो पहला चुनाव हम लोगों ने भी पंचायत का लड़ा था, और उस पंचायत के चुनाव में 85 हमें जिला पंचायत की सीटें मिली, 350 के करीब ग्राम प्रधान जीते, 232 के करीब बीडीसी जीते, और 40 लाख के करीब हम लोगों को वोट मिला। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आम आदमी पार्टी को इतना वोट मिल रहा है, वो भी कोरोना के समय में, जबकि हम लोग इतना प्रचार के लिए बाहर नहीं निकल पाए, तो आम आदमी पार्टी का मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, जाति और धर्म की राजनीति से निकलिए। नफरत की राजनीति में कुछ नहीं रखा है। नफरत से देश और दुनिया का कोई एक उदाहरण आप बता दीजिए। नफरत से तरक्की नहीं हो सकती, नफरत से विकास नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दलित, सवर्ण करने से उत्तर प्रदेश आगे नहीं जाएगा। और पिछले 35-40 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने खास तौर से यही राजनीति देखी है। इस बार मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग
विकास के नाम पर वोट दीजिए, काम के नाम पर वोट दीजिए। वो फर्जी विकास के नारे नहीं, वो विकास के नारे जो हमने दिल्ली में करके दिखाए हैं। मुफ्त बिजली के नाम पर वोट दीजिए, मुफ्त शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक के स्वास्थ्य के मॉडल के नाम पर वोट दीजिए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता और नौकरी के नाम पर वोट दीजिए। आप उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन प्रदेश बनाने के सपने के साथ अपना वोट दीजिए। जाति धर्म के नाम पे तो अब तक आपने बहुत बार वोट किया आपने। एक बार आप केजरीवाल के मॉडल पे, दिल्ली के मॉडल पे वोट देके देख लीजिए। अभी जिस तरह से बीजेपी में घमासान, एक ये पॉलिटिकल थोड़ा सा हम सवाल कर रहे हैं, बीजेपी में जो घमासान मचा हुआ है, चेहरे की जो लड़ाई हो रही है कि योगी जी कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, मौर्य जी कह रहे हैं कि ये सेंट्रल डिसाइड करेगा कैसे क्या होगा। आपको लगता है कि चेहरा इम्पोर्टेंट है? देखिए, भाजपा में अब कुछ नेता गाना गा रहे हैं योगी जी के चेहरे पे कि तेरे चेहरे पे नजर नहीं रुकती। अच्छा, नहीं रुकती। नज़ारे हम क्या देखें, नज़ारे हम क्या देखें। तो इनके यहाँ अलग अलग नज़ारे रोज आपको देखने को मिल रहे हैं। और कहीं केशव मौर्य जी योगी जी के खिलाफ बयान देते हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान देते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के देश के इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को चार जगहों पे सुबह यहाँ घुटना टेक, शाम को वहाँ घुटना टेक, फिर सुबह यहाँ घुटना टेक, फिर शाम को वहाँ। अरे इस समय चिंता होनी चाहिए कि कोरोना से जो तबाही हुई है उससे कैसे लोगों को उबार आ जाए, कैसे लोग लड़ेंगे उससे, कैसे उनको हम अपने पैरों पे खड़ा कर पाएंगे, कैसे जो लोगों के घरों में मौत हुई है उनके दुख में हम शामिल हो पाए। बजाय इसके आपकी पूरी ताकत इस बात में लगी हुई है कि कैसे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाएंगे, और आपकी पार्टी इस बात में लगी हुई है कि कैसे आपको हटाया जाए। एक दूसरे को नीच ऊंच दिखाने की खेल चल रहा है। नीच उन शब्दों में मत लीजिएगा, नीच का मतलब नीचे और ऊपर, नहीं तो ये भाजपाई बदमाश लोग हैं, कुछ न कुछ अर्थ उसका अलग निकाल देंगे। लेकिन मुझे नीचे और ऊपर दिखाने की जो लड़ाई चल रही है वो बहुत गंभीर है। लेकिन अब पता चला कि वो AK शर्मा जी कोई यहाँ आए गुजरात से, उनको MLC बनाया गया, फिर उनको मंत्री बनाने की लड़ाई हुई, तो फिर लंबी लड़ाई के बाद योगी जी ने उनको 17 उपाध्यक्ष में 18वां उपाध्यक्ष बना दिया। तो ये खींचतान तो सबको साफ तौर पर नजर आ रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से बहुत विचलित है, परेशान है कि हम तो कोरोना के कारण हमारे घरों में मौत हो गई और सरकार की चिंता अपनी कुर्सी बचाने में लगी। तो ये तो साफ तौर पे सबको दिख रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जहाँ से मैं देख रहा हूँ बीजेपी में जो घबराहट है, जो चेहरे की तलाश है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जब से उत्तर प्रदेश में कदम रखा है तब से इनको अपनी पिक्चर के लिए जो है एक ऐसा हीरो ढूंढ रहे हैं जो आपके मुकाबले ला पाए, लेकिन हीरो की तलाश नहीं पाई। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे आम आदमी पार्टी में काम करता हूँ जी, और मेरा भरोसा ईश्वर में है और मेहनत में है। प्रभु पर, ऊपर वाले पर भरोसा है और अपनी मेहनत से काम करता हूँ और उसका परिणाम वो देता है। क्या होगा नतीजा, उसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं हैं। चुनाव में क्या परिणाम होगा ये जनता को तय करना है। मैंने जैसा आपको कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को एक बदलाव चाहिए, एक अच्छा मॉडल चाहिए, तो वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे। और योगी जी और उनकी पार्टी और बीजेपी का तो कोई मॉडल है ही नहीं। उनका तो मॉडल है नफरत का मॉडल, समाज को बांटने का मॉडल, दिन रात गाली गलौज, हिंसा, दंगे फसाद, इसमें अपनी ऊर्जा लगाने का मॉडल। तो इन लोगों से आप देख रहे हैं चंदा चोरी कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं भाजपाई। तो मैं लगातार एक के बाद एक परत खोलता जा रहा हूँ, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। तो जिसको कहते हैं बेशर्मी की हद, तो बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। तो एक गाना आपको बीजेपी को नज़र करना पड़ेगा, इन्हें डेडिकेट करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो पूरी टीम है, योगी जी की जो पूरी टीम है, उसको एक गाना अगर आप नज़र करेंगे तो वो कौन सा गाना होगा? चलते चलते उन्हें आप अगर गुनगुना दें। नहीं, उनका तो दिन अब ख़त्म हो रहा है, बस कुछ ही समय उनका बचा हुआ है। अब अपना कार्यकाल वो पूरा कर लें, विदाई समारोह अपना करें, जाए यहाँ से।
उनको गाना तो आपकी जनता सुना दी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप उनको जो है किशोर दा का ही गाना आप नजर करना, चलते 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 मेरे ये गीत याद रखना, उनको आप चाहेंगे कि अलविदा ना कहें, उत्तर प्रदेश पर रहे वो, हाँ, ये है, वो अलविदा जनता कहेगी, उनको जनता ये कहेगी। जनता अलविदा। चलिए, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे सवाल, जैसे कि आम काट के चूसने वाली बात, और जैसे कि फ़कीरी वाली बात, इन सारे सवालों से संजय जी थोड़ा सा पीछे हटते हुए नज़र आए, लेकिन इंटरव्यू बहुत कमाल का है और बहुत ज़्यादा बातों में मज़ा आया है। और बहुत जल्द मिलते हैं इसी आम आदमी पार्टी आर्ट एंड कल्चरल विंग के एक अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद।